चलते हैं लखनऊ, जहां पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। करना था वहां शिथिल करने की कार्रवाई की गई, जहां पे सख्ती करनी थी वहां पर सख्ती करने की कार्रवाई भी की गई, लेकिन युवाओं के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो, यह व्यवस्था करने के साथ ही ये पूरी प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाया। और आज इसी का परिणाम है कि जो 688 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया हुई है, इसमें 124 से अधिक केवल बालिकाएं सेलेक्ट हुई हैं, जो अपने इस साहित्य का निर्माण इस फील्ड में भी करते हुए अपना योगदान देंगे। आपके सामने चीजें कुछ मैंने बताई, कैसे कैसे भर्ती की प्रक्रिया के साथ हम जोड़ रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे एक बात जरूर कहूंगा, एक क्या 2017 के पहले भर्ती की प्रक्रिया को इतनी पारदर्शी तरीके से, इसके साथ सुचितापूर्ण तरीके से करना संभव था? कभी नहीं, वो संभव ही नहीं था, क्योंकि उस समय तो जितने आयोग थे, जितने बोर्ड थे, वे स्वयं ही दागी बन चुके थे। उनके ऊपर तमाम प्रश्न खड़े हो रहे थे। उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य उस समय स्वयं संदेह के घेरों में थे, और आज भी तमाम की सीबीआई की इंक्वायरी आज भी चल रही है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने उस समय ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं किया, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उस समय सरकारों की कार्य पद्धति ऐसी थी जिन्होंने न केवल युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, बल्कि प्रदेश को पहचान के संकट के दौर से भी गुजारा था। यही प्रदेश है 2017 के पहले युवा, उत्तर प्रदेश का युवा जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, पहचान के संकट के दौर से गुजरता था। लोग बोलते थे, अगर कहीं पूछ लिया किसी ने कहां से आए हैं, और अगर उसने उत्तर प्रदेश बता दिया, तो ये मान के चलिए कि उसको होटल तो बात की, यानी होटल की बात तो दूर, वहां तो लोग व्यक्ति पेड करके जाता, तब भी होटल में भी रूम नहीं मिलता था, और धर्मशाला में तो खैर रखने का कोई प्रश्न ही नहीं होता था। लोग भगा देते थे, कहते नहीं भैया हमारे यहाँ जगह नहीं है, किराए पे कमरे नहीं मिल पाते थे। कौन लोग थे जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था? ये पहचान का संकट वही लोग खड़े करने वाले हैं जो लोग पेपर लीक करने वाले गैंग के सरगनाओं को अपने शागिर्द बनाते थे, जो लोग नियुक्ति की, भर्ती की प्रक्रिया निकलने के साथ जिनकी सूची भी चली जाती थी, और उस सूची के साथ ही उनके द्वारा वसूली भी प्रारंभ होती थी। किसी गरीब के बच्चे को, किसी मेरिटोरियस छात्र को जो अपनी योग्यता, अपनी क्षमता से आगे आना चाहता है, उसको नियुक्ति नहीं मिल पाती थी। नियुक्ति बैकडोर से होती थी, सूची जारी होती थी, अलग अलग लोगों के परिवार के अलग अलग लोगों की सूची अलग जाती थी, और फिर उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता था, बाकी लोग देखते रह जाते थे। युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। इस प्रक्रिया को पूरी सख्ती के साथ रोका गया। जो भी इस प्रकार की बेईमानी में लिप्त थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने कभी अच्छा किया ही नहीं, तो जब अच्छा होगा तो उनको बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि वे एक्सपोज हो रहे हैं, और इसलिए दुष्प्रचार का भी सहारा लेते हैं। तमाम दुष्प्रचार करेंगे, तमाम प्रकार के अनर्गल प्रलाप करेंगे। उनसे ही पूछा जाना चाहिए, जब उनकी सरकारें थी तब क्या कर रहे थे? क्यों नहीं भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो पा रही थी, और क्यों बार बार न्यायपालिका को इन भर्ती की प्रक्रियाओं को रोकना पड़ा था? याद करिए, हम लोग आए तो 1,55,000 से अधिक तो केवल पुलिस के कार्मिकों के पद खाली पड़े थे, जिनको हमने एक समय सीमा के अंदर पूरा भर दिया। वे सभी पुलिस कार्मिक आज के दिन पे फील्ड में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में हम लोगों ने संपन्न की। क्यों नहीं भर्तियां 17 के पहले संपन्न हो गई? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, माध्यमिक या उच्चतर शिक्षा चयन आयोग से जुड़े हुए, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती बोर्ड से जुड़े हुए चयन की प्रक्रिया में जो 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी मिली, ये 2017 के पहले क्यों नहीं मिल पाई?
कारण था। 2017 के पहले न सरकार की भर्ती की कोई नीति थी, न नीयत अच्छी थी, भ्रष्टाचार और अनावश्यक रूप से घूसखोरी उनकी पहचान बन चुकी थी। आज उससे प्रदेश को मुक्त किया गया है, सख्ती से ऐसे तत्वों के खिलाफ लगाम कसी गई है। तो स्वाभाविक रूप से जब गिरोह का कोई व्यक्ति परेशान होगा तो गिरोह के सरगना को तो परेशान होना स्वाभाविक है, और वो परेशान होंगे तो कुछ न कुछ तो बोलेंगे। भाई आप, हमने देखा बड़े बड़े डकैत और अपराधी जब पकड़े जाते हैं वो कभी नहीं कहता साहब मैं इसमें दोषी हूं, वह भी अंतिम दम तक, जब तक उसको प्रमाण नहीं दिखा दिया जाता है कि देखो भाई तुमने ये कृत्य किया है, कहता साहब मैंने नहीं किया है। फिर उसको फुटेज दिखाए जाते हैं, अरे देखो ये सब क्या है, कहता हाँ साहब गलती हो गई है। तो यही कहते हैं। तो आप सीएम योगी आदित्यनाथ को इस वक्त लखनऊ से सुन रहे थे, जहां पर एक नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे और वहां पर संबोधन करते हुए सभी लोगों को उन्होंने संबोधित किया है और कई सारी बातें भी उन्होंने अपने संबोधन के जरिए कही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली अपर्णा यादव। अपर्णा ने पति के साथ सीएम योगी से मुलाकात की है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कल यूपी महिला आयोग उपाध्यक्ष का पदभार संभालेंगी और उससे पहले ये महत्वपूर्ण मुलाकात अमित शाह के आश्वासन, भूपेंद्र चौधरी के भरोसे के बाद ये मुलाकात हो रही है। और ये फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ से अपर्णा यादव जो है वो मिलेंगी और उनके साथ मिलने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद, बातचीत के बाद वो अपना पदभार भी कल संभालने वाली है। तो अपर्णा ने पति के साथ सीएम योगी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद जो है वो अब पदभार भी संभालने वाली हैं और ये महिला आयोग का उपाध्यक्ष का पदभार होगा जो उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। महिलाओं के हित में, महिलाओं के हक में उनकी लड़ाई होगी कि आखिर प्रदेश के अंदर जो महिलाओं के लिए लड़ाई लड़नी है, चाहे वो महिलाओं के प्रति अपराध हो या बाकी चीज़ें हों, उस पर कैसे अपनी भागीदारी या फिर अपना सहयोग करना है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जैसे सिचुएशंस हों या महिला सुरक्षा को लेकर बातचीत हो, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने अपने सीएम की कुर्सी संभालने के बाद लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश को बेहतरी की तरफ धकेला है, उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ महिला आयोग के जो उपाध्यक्ष का पदभार अपर्णा यादव संभालेंगी, उनके कंधों पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि आखिर इस पदभार संभालने के बाद वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। रजा अब्बास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजा, पूरी डिटेल में जरा जानकारी बताइएगा कि मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद अब पदभार भी संभालेंगी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी? देखिए, अपर्णा यादव नाराज हैं क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। वो ऑलरेडी अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानती हैं और एक बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं, जिसकी वजह से जब उनको उपाध्यक्ष महिला आयोग का बनाया गया था उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी और ये कहा था ये मेरे कद के हिसाब का पद नहीं है, क्योंकि वो लोकसभा, राज्यसभा, एमएलसी की मांग निरंतर योगी आदित्यनाथ से, शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी से उनसे मांग कर रही थी। अब उनको उपाध्यक्ष महिला आयोग का बना दिया गया तो वो नाराज हुई, मगर उनको कहीं न कहीं मना लिया गया है कि आप पद ग्रहण करिए, आगे जाके आपका एडजस्टमेंट होगा किसी अच्छी पार्लियामेंट्री बॉडी में। इस वजह से वो तैयार हो गई हैं, पद ग्रहण कर लेंगी। अब जाहिर सी बात है कि अपर्णा यादव जिस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती थी, उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़ा था, कैंट विधानसभा लखनऊ से, वहां वो हार गई थी क्योंकि वहां पे उत्तराखंड के वोटर यानी पहाड़ी वोटर बहुत थे। हारने के बाद उन्होंने कुछ उनकी कटाश हुई अखिलेश यादव से, मनमुटाव हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ के अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी जब भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई और सत्ता में आई। अब ये ज्वाइन करने के बाद उनको ये आशा थी कि कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व दिल्ली और उत्तर प्रदेश का हाईकमान हमें कोई बड़ा पद देगा, मगर जब उनको उपाध्यक्ष पद मिला तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को हल्का महसूस किया, इसमें नाराजगी जाहिर की, मगर उनको मना लिया गया। अमित शाह से उनकी फोन पे बात हुई, जेपी नड्डा से बात हुई, उनको मना लिया गया। योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई, उनके हस्बैंड साथ में गए थे, वो खुद गई थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगे चल के एक बेहतर अच्छी पोजीशन आपको दी जाएगी, मगर फिलहाल पार्टी को और सरकार को जो है वो दिक्कत होगी, आप पद ग्रहण कर लें।
बिल्कुल, देखिए ये पदभार तो उन्होंने संभाला है, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उन्हें अपेक्षा थी कि उन्हें एक बड़ा पद दिया जा सकता है केंद्रीय नेतृत्व में या फिर राज्य के नेतृत्व में, लेकिन वो फिलहाल नहीं मिला। तो यहाँ से आगे की उनकी राह क्या होगी, क्या कदम होंगे, किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे? देखिए, वेट एंड वॉच की स्थिति में है अपर्णा यादव। फिलहाल वो पद ग्रहण कर रही हैं, मगर कुछ ना कुछ मजबूत आश्वासन मिला होगा जिसकी वजह से वो रुक गई हैं और बात मानने को तैयार हो गई हैं। क्योंकि उन्होंने जब यहाँ मेयर का चुनाव हो रहा था, उन्होंने राजनाथ सिंह से मेयर का चुनाव लड़ने की मांग की, मगर टिकट किसी सुषमा खरकवाल को मिल गया। वो नगर आयुक्त बन गई, चुनाव जीत गई। भारतीय जनता पार्टी निरंतर ये संदेश अपर्णा यादव को दे रही है कि आपको वेट करना पड़ेगा, आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा, फिलहाल इस पद को ग्रहण कर लें क्योंकि आपकी सूची जारी हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है कि वो अध्यक्ष भी नहीं बनी है महिला आयोग की, उपाध्यक्ष बनी है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मुलायम सिंह की छोटी बहू है, उस तरह से उनको कद नहीं मिला तो कहीं ना कहीं वो छोटा महसूस कर रही हैं। अब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी ट्वीट किया कि अगर घर में रहती तो कहीं ना कहीं लोकसभा जाती, राज्यसभा जाती, एमएलसी बनती, कहीं दूसरे घर गई तो उनको इस तरह से छोटी चीजों में एडजस्ट किया जा रहा है। रजा, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये जो इनकी मुलाकात हुई है, इसकी फोटो भी योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई है और काफी मुस्कुराते हुए वो नजर आ रहे हैं, तो क्या अपर्णा यादव के समर्थकों के लिए एक अच्छा संदेश है? देखिए, अपर्णा यादव एक सोशल वर्क में अक्सर नजर आती हैं। अभी महिलाओं को लेके उन्होंने अभी आंदोलन भी किया था, सुरक्षा को लेकर अक्सर वो बोलती हैं। उनको एक पॉलिटिकल जिज्ञासा है। जब वो समाजवादी पार्टी के छोटे बेटे से उनकी शादी हुई, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे से, तो उनको ये लगा कि मेरा वो ख्वाब जो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड में स्थापित होने का, तो वो पूरा हो जाएगा। मगर वहाँ पे उनको चुनाव लड़ाने के लिए मुलायम सिंह ने आगे रखा और बाकायदा अखिलेश यादव ने टिकट दिया, मगर वो चुनाव हार गई। जाहिर सी बात है, वो पहाड़ी क्षेत्र से आती हैं, पहाड़ी वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में भी है। तो बीजेपी से वो कई बार मांग कर चुकी हैं कैंट विधानसभा से कि हमें चुनाव लड़ाया जाए या मेयर का चुनाव लड़ाया जाए, मगर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। अब बीजेपी ने उनको उपाध्यक्ष बनाया तो वो अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं कि हम इतने बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, अगर हम समाजवादी में होते तो कहीं ना कहीं हम भी पार्लियामेंट्री बॉडी के सदस्य होते। ये छोटे से उपाध्यक्ष महिला आयोग जिसकी कोई हैसियत नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजा, ये तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रजा बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे, लेकिन देखना होगा कि अगला कदम उनका क्या होगा। पॉलिटिकल करियर के हिसाब से वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किन निगाहों के साथ बढ़ेंगे। फिलहाल केदारनाथ यात्रा मार्ग में पत्थर गिरने से तीर्थ यात्री की मौत हुई है। घटना के बाद तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। एक बेहद दुखद खबर इस वक्त केदारनाथ से 3 लोगों का एसडीआरएफ ने फिलहाल रेस्क्यू कर दिया है और घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है। एक व्यक्ति की फिलहाल इसमें मौत हुई है, पत्थर गिरने से ये मौत हुई है। और ये केदारनाथ का मामला, जहां पर मार्ग पर पत्थर गिरने से जो है वो एक यात्री की मौत हुई। कुछ लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार टीमें जुटी हुई हैं, राहत बचाव कार्य की टीमें मौके पर हैं और उन सभी यात्रियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो जिस तरीके से केदारनाथ के हवाले से बात करेंगे तो लगातार वहां पर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज जो है वो देखने को मिल रही है। मॉनसून सीजन शुरू होते ही वहां पर लैंडस्लाइड का सिलसिला शुरू हो जाता है और इसी बीच में एक और बड़ा हादसा वहां पर हुआ है, जहां पर कि केदारनाथ मार्ग पर पत्थर गिरने से एक तीर्थयात्री की मौत हो चुकी है। मलबे में 3 लोगों के फंसे होने की सूचना यहां पर मिली है और एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर तैनात है। हमारे साथ धनराज गर्ग ज्वाइन कर चुके हैं उत्तराखंड से। धनराज, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ स्थिति है अभी वहां की, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है? जी शिवन, देखिए जिस तरीके से लगातार मौसम का कहर उत्तराखंड पर बरसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देर रात का समय था कि जब जो केदारनाथ से आने वाला मार्ग है सोनप्रयाग, वहां पर एक बड़ा बोल्डर आकर कहीं ना कहीं सड़क पर गिर गया और जिसके कारण वहां पर काफी यात्री फंस गए थे। और यात्री फंसने के कारण ही आप देखिएगा कि 4 यात्रियों की अभी तक मौत हो चुकी है और 3 यात्री अभी घायल है। हालांकि जो रेस्क्यू अभियान है वो लगातार वहां पर चल रहा है और एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम और इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन लगातार वहां पर
रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं और अभी तक जो है 4 शव बरामद कर लिए गए हैं। और वही देखेगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहीं न कहीं घायलों के जो घायल हैं उनके इलाज के लिए केदार बाबा से कामना भी मांगी है और इसके साथ ही जो मृत हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भी उन्होंने कहा है। और देखिएगा कि लगातार जो रेस्क्यू अभियान अभी भी चल रहा है और लगातार जो सर्च अभियान है वो वहां पर चलाया जा रहा है। हालांकि बिल्कुल धनराज, देखिए अगर इस लापरवाही को रोका जाए तो कहीं ना कहीं हादसे रुक सकते हैं। लापरवाही भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें रास्ते में या मार्ग पर हो सकती हैं, उसका अंदाजा पहले भी लगाया जा सकता है कि मौसम खराब है या बारिश जैसी स्थिति है, वहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर यात्रियों को आगे भेजने की कोशिश की जा रही है तो क्या एक छोटी सी लापरवाही भी है? बिल्कुल शीतल, आपने सही कहा है, कहीं ना कहीं ये लापरवाही भी मानी जा सकती है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से लगातार समय समय पर चेतावनी भी जारी की जाती है और लगातार सतर्क रहने की अपील भी मौसम विभाग की तरफ से की जाती है। और अभी भी चलिए धनराज, आपकी आवाज कट रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस वक्त धनराज हमारे साथ बने हुए थे दिल्ली से। इस वक्त बड़ी खबर, केजरीवाल की जमानत पर आज सुनवाई होगी। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है और सबकी निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर बनी रहेंगी कि क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं। तो पिछली सुनवाई में अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था और आज फैसला सार्वजनिक होगा। और अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो क्या ये पूरा केस जो है वो कहीं ना कहीं एक ठंडे बस्ते में चले जाएगा या नहीं, या फिर ईडी और सीबीआई की तरफ से अगला कदम क्या होगा, क्योंकि सीबीआई लगातार अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले का, इस पूरे भ्रष्टाचार का जो ये मामला था, इसका सरगना बता रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उन्होंने इस केस को वीक किया है। उन्होंने कहा है कि जब एफआईआर 2022 में हुई थी उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था, लेकिन 2023 या 24 में उन्हें गिरफ्तार किया है, 2024 में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और क्यों? क्योंकि बड़े नेता कुछ बाहर निकल आ चुके हैं, जिसमें संजय सिंह है या बाकी अन्य जो बड़े नाम थे जो जेल में थे लेकिन वो बाहर आ चुके हैं। उनके बाहर आने से कहीं ना कहीं अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि अगर एक ही केस में बाकी नेताओं को बाहर निकाला गया है, उनको जमानत दी गई है, तो अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क भी एजेंसीज की तरफ से दिया गया है, या यूं कहें तो जो अरविंद केजरीवाल के ओपोनेंट है उनकी तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को लगातार समन पर समन भेजे गए, लगभग 9 समन भेजे गए, लेकिन उन 9 समन भेजने के बाद भी अरविंद केजरीवाल अपने समय के अनुसार नहीं पहुंचे, जिस वजह से ये और भी मामला लटकते हुए नजर आ रहा है। शिफर, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट पर आज आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, जो बड़े कार्यकर्ता हैं, उन सबकी निगाहें जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुना सकता है। और अगर पिछली सुनवाई के हवाले से बात करेंगे तो इस मामले की पिछली सुनवाई जो है वो गुरुवार को हुई थी, जिसमें कि ये फैसला सुरक्षित रखा गया था। अब जिस तरीके से शीतल ने बताया कि संजय सिंह की अगर बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो जेल से बाहर आ चुके हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल अभी तक जेल के अंदर बंद क्यों है। बिल्कुल, ये तमाम सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा इस पूरे प्रकरण को लेकर। क्या इस वक्त अरविंद केजरीवाल को यहां पर जमानत मिलती है या नहीं, या फिर उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। अब बात होगी कोलकाता की, जहां पर इंसाफ की मांग को लेकर इस वक्त डॉक्टर अड़े हुए हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने काम पर लौटने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी डॉक्टर्स जो है वो काम पर लौटने से मना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम 5 बजे तक समय दिया है कि आज शाम 5 बजे तक आप अपने अपने काम पर लौट जाएं, अपना काम शुरू करें और जैसे आप काम कर रहे थे वैसे ही करें। और ये जो पूरा मामला है, ये पूरा प्रकरण है, ये पूरा केस है, इसको हम संभालेंगे, लेकिन आप अपनी ड्यूटीज करिए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा था कि हमारी रिक्वेस्ट है आप चले जाइए और अपना काम करिए, लेकिन वो उसके बावजूद भी धरने प्रदर्शन पर अड़े रहे, जुटे रहे और आज भी डॉक्टर्स लगातार जुटे हुए हैं। आज शाम शिफन, आज शाम 5 बजे तक ये समय दिया गया है कि आप जाइए और अपना काम करिए, बाकी हम देखते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से हम कोलकाता रेप मर्डर केस के वाले से बात करें, 9 अगस्त वो काला दिन था जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स को मंगलवार शाम 5 बजे यानी आज शाम 5 बजे तक का जो अल्टीमेटम है वो यहाँ पर दिया था। लेकिन जूनियर डॉक्टर्स का ये कहना है कि उन्हें न्याय नहीं मिला है, साथ ही साथ जो पीड़िता थी उसे अभी तक न्याय नहीं मिला, इसलिए वो अपने कामकाज पर वापस नहीं जाएंगे।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से 9 अगस्त को ये हादसा पेश आया था, जिसके बाद कि 9 सितंबर को एक महीना जो है वो विरोध प्रदर्शनों का हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कुछ न्याय की बात करेंगे तो नहीं मिला, जिसकी वजह से जूनियर डॉक्टर्स की ये हड़ताल, ये विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। बिल्कुल, दोनों तरफ मांगे हैं, लेकिन मांग पर कौन मानता है। आगे बढ़ेंगे। भारत लौटे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी, हमारी शान हमारी आन बान जो है वो भारत लौट चुके हैं। पैरा ओलंपियन दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं। लोगों ने गर्मजोशी के साथ सभी पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का स्वागत किया है, क्योंकि एक बहुत बड़ी शान के साथ ये सभी खिलाड़ी भारत लौटे हैं। कई मेडल अपने नाम कर वो वापस लौटे हुए हैं और ये तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। तस्वीरों में किस तरह से इन सभी खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया जा रहा है, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। और शिफन हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने इस देश का मान बढ़ाया है, इस भारत का मान बढ़ाया है, वाकई में ये देश जो है वो गर्व से सीना चौड़ा होता है कि जो पैरा ओलंपिक में खेलने गए खिलाड़ी थे, उन्होंने कैसे वहां पर मेडल जीते। किसी ने गोल्ड जीते, सिल्वर जीते, ब्रॉन्ज जीते, और ये तमाम तरीके के मेडल अपने नाम कर अपने देश का नाम रोशन किया। बिल्कुल, जिस तरीके से पैरा ओलंपिक्स के हवाले से बात करेंगे तो वो भारत वापस लौट आ चुके हैं और अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। पैरा ओलंपिक्स जो है वो दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है। उसी के साथ साथ ये जो पैरा ओलंपियंस है, इन्होंने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का नाम रोशन किया है और लोगों में काफ़ी उत्साह है। जहां पर हमने देखा कि ओलंपिक्स में कुछ खिलाड़ियों ने भारत का नाम रोशन किया, लेकिन उससे ज़्यादा पैरा ओलंपियंस ने जो है वो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का नाम रोशन किया है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक और बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। राहुल गांधी इस वक्त विदेश दौरे पर हैं और विदेश से ही अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अपने घर की बातें जो है वो विदेश यानी दूसरों के घर में बात कर रहे हैं। और राहुल ने मोदी सरकार को जमकर घेरा है। बीजेपी आरएसएस का संस्थानों पर कब्जा, ये इस तरह के आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए हैं। मीडिया और जांच एजेंसियों पर भी कब्जा किया हुआ है। राहुल गांधी की ये बातें ना कि अपने देश के अंदर बल्कि विदेश में विदेशी प्लेटफॉर्म पर जाकर उन्होंने साझा की हैं और अपनी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या कोई घर का व्यक्ति खुद के घर से निकलकर अपने घर की खामियों को दूसरे घर या फिर पड़ोस के घर में बताता है? अगर बताता है तो अपने घर के लिए कितनी बड़ी बेइज्जती है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये पहला मौका नहीं है। राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो भारत को लेकर कोई ना कोई बयान देकर आ ही जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर घर से बाहर जाकर ये बयान देना ये कितना जायज है, इससे कितना प्रभाव हमारे देश पर पड़ता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल राहुल गांधी ने कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर तंज कसा है और ये उनका 3 दिवसीय दौरा है। सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब मुझे डर लगना छूट गया है, अब हम डर नहीं रहे हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी तरह से ये बयान जो है लगातार चर्चाओं में है। हमारे बैंक खाते बंद कर दिए गए हैं, ओबीसी दलितों को धोखा दिया जा रहा है। निष्पक्ष चुनाव होते तो मुझे नहीं लगता बीजेपी 246 के करीब भी पहुंचती। निष्पक्ष चुनाव होते तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी 240 के पार पहुंचती। ये इस तरह के बयान राहुल गांधी की तरफ से शिफन दिए गए हैं। कितना जायज बयान है। बिल्कुल शीतल, जिस तरीके से आपने बताया कि अपने घर की बात विदेश में जाकर करना सरासर गलत है, क्योंकि जैसे हमने पिछले दिनों भी देखा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाकर राहुल गांधी ने कुछ इस तरीके के बयान दिए थे, जहां पर आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने भी अब राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। राहुल के बयान को लेकर कई बड़े सवाल बीजेपी द्वारा उठाए गए हैं। देश की छवि को खराब करना मतलब देशद्रोह। शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर से कह दिया है कि जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ इंडिया से उठकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाकर बयानबाजी कर रहे हैं, बीजेपी को लताड़ रहे हैं, इस तरीके से ये सब कुछ करना बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी के बयान पर अब साफ तौर से बीजेपी का भी तंज जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी, तब भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे। कई मामलों में देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं, लगातार तीसरी बार पराजय के कारण
उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। मैं भी गया था अमेरिका, मुझे उस समय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मुझे पूछा गया था, अमेरिका में पूछा गया था क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है? मैंने कहा नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री है, कांग्रेस के नेता नहीं है, और हमारा प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता। एक भावना आखिर राष्ट्र प्रेम की होती है। और संविधान पर हमले किसने किए? इमरजेंसी कौन ने लगाई? संविधान को तार तार करने का पाप किसने किया? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं, लेकिन ना तो भारत से जुड़ पाए, ना भारत की जनता से जुड़ पाए। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे सीधे इस वक्त कांग्रेस पर निशाना साधा है, खासतौर पर राहुल गांधी का विदेश में बयान। उन्होंने कहा है कि विदेश में इस तरह का बयान देना समझ लीजिए ये देशद्रोह जैसा काम है। और राहुल गांधी का पहली बार नहीं, पहले भी बहुत सारे बयान इस तरह के सामने आए हैं। आज के लिए न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।